ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि विश्व में मंदी का दौर चल रहा है। जब सारे तमाम बड़े देशों की इकोनॉमीज जो हैं वो छोटी हो रही है, जीडीपी का उनका जो ग्रोथ है बहुत जगह तो नाम मात्र ग्रोथ है, कई जगह डी ग्रोथ में है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की बात करें, उसमें भारत एक शानदार उदाहरण बनकर खड़ा है। और ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके करिश्मा नेतृत्व का कमाल है कि उन्होंने बहुत पहले मेक इन इंडिया अभियान चलाया था। तो अब जो विदेशी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका हम पे बहुत असर नहीं पड़ता। अभी भी जो जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो 7.4% इस फिस्कल ईयर में, और अगले फिस्कल के लिए ये 6.8% टू 7.2% है, जो कि मौजूदा वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको देखते हुए बहुत ही बेहतर है। और हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है उसके लिए एक ये शानदार लॉन्च पैड होगा। ये बजट में सारे सेक्टर्स को टच किया गया, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो छोटा नहीं है। आप सेमीकंडक्टर से एआई से लेकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, ये तो सबसे आवश्यक था कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को सुदृढ़ करें। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तान को मेनलैंड पाकिस्तान में घुस कर मारा था। तो जब अब पाकिस्तान के दांत खट्टे हम लोगों ने कर दिए थे, लेकिन हमें भी तैयार करना रहना होगा, क्योंकि सीमा के आसपास 2-3 देश हैं जिनसे हमारी पुरानी अदावत रही है। इसलिए 15% का सेक्टर में, जो डिफेंस सेक्टर में इस बार ग्रोथ आया है बजट में, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पहले देश की रक्षा होनी चाहिए, उसके बाद साहब बाकी सेक्टर्स पे भी अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। सेमीकंडक्टर्स, एआई जो है विशेष फोकस के एरियाज़ हैं इस सरकार के लिए, और बहुत सारी कीमतें कम हुई हैं दवाओं की। 7 असाध्य रोग हैं, उनके दवाओं पर ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, उनकी कीमतें कम होंगी। इसके अतिरिक्त कैंसर की भी 15 तरह की दवाएं हैं जो उन पर ड्यूटी फ्री किया गया है। तो ये सरकार का लोक जन कल्याणकारी कदम है। खड़गे साहब को समझना चाहिए कि मोदी जी के पास बिल्कुल विकसित भारत का आइडिया बचा हुआ है अभी भी। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में जब शासन किया था तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था वो कंट्रोल के बाहर होता था, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था बजट में। यानी जो कुल राजकोषीय घाटा होता था वो बहुत बड़ा था। इस बार जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3% के आसपास है। और मैंने कहा ना कि हमने सारे सेक्टर्स को केटर किया है, सामाजिक क्षेत्र का भी केटर किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी हमने भारी भरकम बजट दिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना जो है वो हमारे लिए एक केस स्टडी है। इसमें भी बहुत बड़ा हम लोगों ने आवंटन किया है। जो पुरानी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास की, जल मिशन की, वो सारी चलती रहेंगी। तो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। एमएसएमई सेक्टर्स पे भी हम लोगों ने विशेष रियायतें दी हैं। चैंपियन एमएसएमई की परिकल्पना की है, और जो फैक्ट्रीज लगाएंगे क्लाउड पे जो काम करने की, उनको 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं निवेश के लिए। अब ममता बनर्जी जी कुछ भी बोल दें, चुनाव में आसन हार को देखकर उनके अब जबान जो है वो लड़खड़ा रही है। अब वेस्ट बंगाल को पैसा कैसे नहीं दिया साहब? वेस्ट बंगाल के लिए तो कई योजनाओं की स्पेशल घोषणाएं की गई हैं। जो हाई स्पीड ट्रेन का कॉरिडोर बन रहा है उससे भी वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। जो कोस्टल एरियाज़ को डेवलप करने की बात है वाटरवेज के ज़रिए, उससे भी वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। जितनी योजनाएं, अब आप बताएं, मैं एक उदाहरण देता हूं कि हर एक ज़िले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी केंद्र सरकार, उसके लिए फंडिंग करेगी। तो क्या वेस्ट बंगाल में ज़िले नहीं हैं? तो कुछ भी बोलने के लिए ममता बनर्जी जी कुछ कह दें तो ये उचित नहीं है। वेस्ट बंगाल को ही नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों को उनके हक का जो भी पैसा है वो केंद्र सरकार ने इंतज़ाम किया है। देखिए, ममता बनर्जी जी नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने चुनाव के हार के बहाने खोज रही हैं कि वो कहेंगे एसआईआर के ज़रिए हम हार गए, क्योंकि इस बार प्रचंड जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और ममता बनर्जी जी को समझना चाहिए, एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं हुआ था। उसने कहा था चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ कि एसआईआर बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और एसआईआर है क्या? शुद्धिकरण है साहब वोटर लिस्ट का। क्या आप मरे हुए लोगों से, आप क्या पलायन कर गए लोगों के वोट से, क्या आप जिन लोगों ने डुप्लीकेसी कर रखी है, 2 जगह वोटर लिस्ट में है, या घुसपैठी हुई, इनके वोट से जीतना चाहते हैं चुनाव? तो ये तो शुद्धिकरण है। इसमें उनको अगर आपत्ति है तो बिल्कुल मिले, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव है, ये बनाने की कोशिश है। देखिए, पाकिस्तान के भागने का, भगोड़ेपन का बहुत पुराना इतिहास है। 1947-48 में जब ये कश्मीर में घुस आए थे, तब उसके बाद भारतीय सेना ने इन्हें खदेड़ा था और भगोड़े भाग खड़े हुए थे।
1965 में भी इनको खदेड़ा गया था तो ये भगोड़े भागे थे। 1971 में तो हमारी सेना इनके मेन लैंड लाहौर और कराची तक पहुंच गई थी। तो भागने का इनका पुराना इतिहास रहा है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी इनके इस तरीके के छक्के छुड़ाए गए कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मुझे भागकर अब बंकर में जो है वो शरण लेने की हमें सलाह दी गई थी सेना के द्वारा। तो भगोड़ों का क्या कहना, ये इनको पता है कि ये ना तो युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिकने वाले लोग हैं, ना तो लड़ाई के मैदान में टिकने वाले लोग हैं, और ना ही क्रिकेट के मैदान में। इसलिए इज्जत बचाते हुए इन्होंने समय रहते अपने आप को हटा लिया, क्योंकि इनको पता था कि इनको भारत जिस तरीके से युद्ध के मैदान में रौंदता है उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान में रौंदने का। बल्कि हम तो आईसीसी से अपील करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बैन करना चाहिए जो आईसीसी के नियमों का पालन नहीं कर रही है।